इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और डिफरेंसेस बिटवीन फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकली भी, इन रियल लाइफ एज वेल और इन थियोरेटिकल जो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो। सबसे पहली चीज़ है बिजनेस एंटिटी। ये जो बिजनेस एंटिटी है वो बहुत ही सेपरेट और डिस्टिंक्ट होती है। एक तो लीगल एंटिटी है, ठीक है, और ये डिफरेंट होती है और सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ओनर या ओनर्स, अगर एक से ज़्यादा ओनर्स है तो। ठीक है, ये ओनर्स कौन है? जो उसके लिए कैपिटल सप्लाई करते हैं। इनमें जो कंपनी के एक्चुअल ओनर है वो, अगर ये पब्लिक जाती है, ये शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों में, इक्विटी शेयर होल्डर्स इनके को ओनर्स या ओनर्स बन जाते हैं, देन ऑल्सो वो डिस्टिंक्ट है उन लोगों के साथ। यानी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स या ओनर्स या को ओनर्स, ठीक है, इनको मिक्स नहीं कर सकते उस बिजनेस के साथ। जो डिसीजंस वो लेते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि हमारे पर्सनल फायदे के लिए। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है वो अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहाँ पे हम सिर्फ अकाउंटिंग या फिर फिनेंसेस के रिलेटेड ही वो कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम्स बनते हैं या अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। और हमने देखे, और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो वहाँ पे हमने एक कंसेप्ट्स का छोटा सा वीडियो बनाया जहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, अब ये दो चीज जो है वो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ना कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर कुछ भी बोले उस हिसाब से अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं बनती, या उस हिसाब से बिजनेस के कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये जो ओनर है वो लाइबल है उस बिजनेस में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है उसके ऊपर ही। ठीक है, उन्होंने जितना कैपिटल लेकर आए हैं उस हिसाब से उनको रिटर्न्स दिए जाते हैं, ना कि उनके हिसाब से, इस वजह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में हम फेरबदल करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, हम बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, बिजनेस के लिए जो खर्चा हुआ है वो बात करते हैं, बिजनेस में जो पैसा आ रहा है, बिजनेस से जो पैसा जा रहा है, बस उसी के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, नाउ आगे वो बोल रहा है बट the transaction with the business such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for the personal use will be recorded in the books of account. It implies that the business itself owns assets and owes liabilities. तो जैसे मैंने बोला कि बिजनेस में जो पैसे आ रहे, जो पैसे जा रहे हैं, अब वो बिजनेस में कहीं से भी पैसे आ सकते हैं, बिजनेस से कहीं भी पैसे जा सकते हैं, चाहे वो ओनर विड्रॉ कर सकता है, उसे हम एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं या फिर एक टर्म यूज करते हैं। अगर किसी बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाले तो उसे क्या कहते हैं वो आप बताइए। इस वीडियो के आखिरी में तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। फिर भी अगर आपको पसंद आ रहा है या फिर आपको याद आ रहा है वो कंसेप्ट क्या है, तो उस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए उस ट्रांजैक्शंस को या उस कंसेप्ट्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल दिया है, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड द अदर हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। So if the total rent of the building is rupees 50,000, then only 25,000 will be deducted as drawings from proprietor's capital. अगर आपको वो वर्ड याद नहीं आया है तो वो वर्ड ये है कि ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि वो पूरे बिल्डिंग में से 50% जो है बिजनेस के लिए यूज करते हैं, 50% पर्सनल यूज के लिए यानी रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो उनका जो 25,000 है वो ड्राइंग्स में से डिडक्ट होगा। यानी वो पर्सनली यूज कर रहे हैं, इसलिए वो ड्राइंग्स में हम उसको नमूद करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आप भले ही बिल्डिंग
बिजनेस के लिए लिए हो, लेकिन आपने 50% ही ऑक्यूपाई किया है बिजनेस के लिए और बाकी का आप अपना पर्सनल यूज कर रहे हो उसको। आप वहां रहते हो, रेंट देते हो, किसी और बिजनेस वालों को दिया है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। बट बिजनेस अलग, आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी अलग। देन सेकंड कंसेप्ट टॉक्स अबाउट मनी मेजरमेंट। ये कंसेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही मेंशन करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज समराइज करता है। क्यों? क्योंकि हम बार्टर सिस्टम में कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई अगर बार्टर सिस्टम यूज करता है तो उसका रिकॉर्ड आप कैसे मेंटेन करोगे? मुझे टाटा कंपनी ने 10,000 चेयर्स दिए और हमने टाटा कंपनी को हमारे 5,000 एम्प्लॉयज एक हफ्ते के लिए दिए, बिकॉज दे आर गिविंग सर्विस टू देम। सो ये रिकॉर्ड कैसे होगा? आप बार्टर कर रहे हो, चेयर्स उन्होंने दिए हमको, उसके जगह पे हमने हमारे एम्प्लॉयज का टाइम एंड एफर्ट्स दिया, स्किल्स दिए दूसरे कंपनी को। हाउ विल यू रिकॉर्ड दीज थिंग्स, right? So this concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. Since money serves as the medium of exchange, transactions expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is measuring unit for accounting. तो सिंपली वो कह रहे हैं कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरीली कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉनेटरीली मेजर कर सकते हैं, वही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन होगा। सिंस मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक एक्सप्रेशन है कि जिसके थ्रू हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती है, एक ट्रांजैक्शन में प्रोडक्ट देता है, दूसरा ट्रांजैक्शन में इन रिटर्न पैसे देता है, राइट? और हम लोग वो रिकॉर्ड करते हैं रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री, मतलब जो उस कंट्री का करेंसी है उसके बेसिस पे ही हम उसको मेजर करते हैं। अगर यूएस का बिजनेस है तो वो यूएस डॉलर्स में उसको मेंशन करेगा। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो इंडियन रुपीस में यानी INR में उसे मेजर करेगा फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है। नाउ ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रांजैक्शंस जो मनी से मेजर नहीं होते, जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए किसी भी एम्प्लॉय को अगर हमने जॉब पे रखा है तो उन्हें सैलरी देते हैं, हम उन्हें इन रिटर्न कोई और सर्विस नहीं देते। आपको हम घर देते हैं, 3 टाइम का खाना देंगे, आपको आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे, आपको मूवी देखने के लिए टिकट्स देंगे। सो ये इन एक्सचेंज हो गया समथिंग लाइक अ बार्टर सिस्टम, जिसका रिकॉर्ड हम मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए एम्प्लॉयज को कैश या मनी या जो भी आप दे रहे हो वो फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स में देते हो और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। ठीक है। सो ये याद रखना है कि ये मनी मेजरमेंट है। एग्जाम्पल दिया है, वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कोई भी वर्किंग कंडीशन हो गया, किसी एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक कर दिया और कंपनी का पैसे नुकसान होते जा रहा है, तो वो डिडक्ट नहीं होगा, बिकॉज यू कैन नॉट मेजर दैट थिंग इन मनी। कोई भी मैनेजमेंट का एफिशिएंसी है वो रिकॉर्ड नहीं होगा मॉनिटरली, राइट? देन it helps in understanding of the state of affair of the business as money serves as a common measure by means which heterogeneous facts about the business are recorded। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज द अंडरस्टैंडिंग और इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग of the state of affairs of the business as money serves as a common measures by means of which heterogeneous facts about the business are recorded। तो ये जो heterogeneous facts है बिजनेस का, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाता है क्योंकि वो कॉमन मेजर्स है। बट अगर इसको मॉनिटरली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो आपके मनी मेजरमेंट में नहीं आएगा। एग्जाम्पल दिया है, इफ अ बिजनेस हैज 5 computers, 2 tables and 3 chairs, the asset cannot be added to give useful information unless they are expressed in monetary terms: 1,50,000 for 5 computers, 15,000 for 2 tables,
2500 फॉर 3 चेयर्स। जब तक ये पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक ये पैसा दिखाई नहीं देगा, तब तक हम कोई भी मनी मेजरमेंट नहीं दिखा सकते। Then third and fourth concept. Before going on to fourth, let us see the third, that is cost concept. जो भी एसेट है वो रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब अगर बिजनेस में किसी ने कोई प्रोडक्ट, कोई मटेरियल परचेज किया है तो उसको खरीदने में कितना कॉस्ट आया है, वो कॉस्ट पे हम उसको मेंटेन या फिर रिकॉर्ड करते हैं। सो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग। जिस अमाउंट में उसको एक्वायर किया है, खरीदा है, वो हमारा अकाउंटिंग का बेस बन जाएगा। इट डज नॉट मीन दैट द असेट विल ऑलवेज बी शोन एट द कॉस्ट। It is recorded at cost at the time of its purchase, but is systematically reduced in its book value by charging depreciation. तो सिंपली कॉस्ट कंसेप्ट में ये याद रखिएगा, अगर हम लोग भाजी या तरकारी लेने जाते हैं मार्केट में, हम बाय ऑटो जाते हैं, ठीक है, और मार्केट जाने के लिए हमें 20 रुपीज कॉस्ट लगती है। हमने सब्जी खरीदी 175 रुपए की, राइट। हम घर आते हैं फिर से 20 रुपया खर्चा करके, तो मोटा मोटी 40 रुपया हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। लेकिन जब घर वाले पूछते हैं कि कितना खर्चा हुआ, तो हम 175 ही बोलते हैं, बिकॉज दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ सब्जीज और पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स और तरकारीज वॉट एवर वी हैव बॉट बैक टू होम। हम उसमें और 40 रुपया ऐड करके नहीं बताते, ठीक है। अब जैसे कोई एसेट को हम एक्वायर करते हैं या परचेज करते हैं, तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन वो धीरे धीरे कम होगी इसलिए उसका हम रिड्यूसिंग अमाउंट नहीं बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको साल भर साल उसका डेप्रिसिएशन जो है हम निकालेंगे, और वो डेप्रिसिएशन हम रिड्यूस करेंगे सिस्टमैटिकली। एग्जाम्पल दिया है, फर्नीचर इज परचेज फॉर 3 लाख and same cost has been recorded in the books. In case the market value goes to rupees 1 lakh or 1,15,000, it will not be considered. क्यों नहीं कंसिडर किया जाएगा? बिकॉज हमने उतना दिया है, कितना दिया है, 3 लाख रुपए दिए। तो ये 3 लाख के हिसाब से हमें उतना ही मेंशन करना है। देखो सिंपल बात है, अगर आपने अपने किसी दोस्त को 10 रुपए का वड़ा पाव दिया है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉल से, कल के दिन उस स्टॉल में 7 रुपए का वड़ा पाव हो जाता है और आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि भैया वड़ा पाव के पैसे रिटर्न दे दे। नाउ ही सेज दैट कि मैं पैसे रिटर्न नहीं दूंगा, तू वड़ा पाव खा ले, वड़ा पाव का हिसाब वड़ा पाव से। बट व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरी कंपैरिजन, आपने 10 रुपए का वड़ा पाव खिलाया था, उसने आपको 7 रुपए का वड़ा पाव खिलाया है, बाकी के 3 रुपए आपके नुकसान हो गए। तो आप कितना कंपेयर कर रहे हो ये याद रखिएगा जब मॉनेटरी मेजरमेंट आता है और जब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट आती है। तो हमने एक्चुअली 10 खर्चा किया है, बट सामने वाला अब रिड्यूस हुआ है मार्केट प्राइस, उसका फायदा उठाता है। सो अकाउंट्स में हम वो रिड्यूस अमाउंट नहीं दिखाते, हम 10 का 10 रुपए ही दिखाएंगे, क्योंकि हमने उतना ही खर्चा किया था उस पे। देन फोर्थ कंसेप्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कोई भी पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया है तो वो कंटिन्यूस बेसिस में और कंसिस्टेंटली हम उसको थ्रू आउट द बिजनेस अप्लाई करते हैं। कोई भी हम लोग चेंजेस नहीं करते अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई सिचुएशन आए या कोई ज़रूरत पड़े। तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो कंटिन्यूसली चलते रहती है। इट नीड नॉट बी चेंज जनरली अनलेस एंड अनटिल सर्कमस्टेंसेस डिमांडेड। तो जब सर्कमस्टेंस डिमांड होगा तभी जाके कोई भी कंसेप्ट में हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हम कुछ साल पहले हम लोग सभी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रुपीस के लिए आरएस लिखते थे या अमाउंट लिखते थे, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा रुपी का सिंबल नहीं था, बट आरबीआई ने एक कंपटीशन अरेंज किया, उसमें बोला कि आप रुपीस का लोगो बना के दो, और वो रुपी का लोगो जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे जैसे यूएस डॉलर्स के लिए डॉलर्स यूज करते हैं। अब उसके बाद चेंज आ गया कि आपको रुपीस के जगह में यानी आरएस के जगह में या अमाउंट के जगह में उस आर का सिंबल यानी रुपी यानी इंडियन मॉनेटरी रुपीस जो है उसका सिंबल यूज करना है, राइट। सो ये आ गया ना नया चेंज। क्यों आया? बिकॉज वो जरूरत है हमें।
वो सिंबल की ज़रूरत थी। इंटरनेशनल लेवल में जब हम कोई डील करते हैं तो हम रुपीस नहीं बोल सकते सिंपली, उसके लिए कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो वो आइडेंटिटी के लिए हमने ये कंसेप्ट जो है चेंज किया। देन द कंसेप्ट इज कंजर्वेटिज्म। कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो ये याद रखना है कि हमें ये नहीं देखना कि वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें जो रिकॉर्ड है वैसे ही मेंटेन करना है। सो वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो कंजर्वेटिज्म हमें धीरे धीरे देखना जरूरी है। ये एनकरेज करता है सर्टन सीक्रेट रिजर्व्स को बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस। तो हमें ध्यान देना है कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है बट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट्स मेंटेन करने हैं। और ये कंजर्वेटिज्म जो है सर्टन सीक्रेट्स को रिजर्व करता है बाय मेकिंग प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस। तो जो लॉसेस हो रहे हैं एक्सेस लॉसेस, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लेकर आते हैं। जैसे कि द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम एंड द बैलेंस शीट ओवरस्टेट्स द लायबिलिटीज एंड अंडरस्टैंड द असेट्स। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंट्स टू प्ले सेफ व्हाइल राइटिंग द अकाउंट्स। तो जो इनकम स्टेटमेंट हमें लोअर इनकम दिखा रहा है और जो बैलेंस शीट है वो ओवर स्टेट कर रहा है कि हमारे लाइबिलिटीज ज़्यादा है और हमारे एसेट्स उस कंपेरेटिवली अंडरस्टैंडेबल है। तो ये पॉलिसी हमें रिकॉर्डिंग करते टाइम बता रहा है कि प्ले सेफ व्हाइल राइटिंग द अकाउंट्स। अब थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है फैक्ट्री में वो वैल्यू किए गए हैं ₹25,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड 35,000 एट इट्स मार्केट प्राइस। बट while recording in the books the value ₹25 will be considered being the lowest of all, राइट। तो हमें ये याद रखना है जब हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं किसी भी फैक्ट्री का, तो वो मार्केट या कॉस्ट प्राइस जो है उसका 25,000 है लेकिन मार्केट प्राइस जो है उसका 35,000 है। तो कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट में हमें उसका जो लोवेस्ट ऑफ ऑल है वो हमें रिकॉर्ड करना है, नॉट दी हाईएस्ट। बिकॉज हाईएस्ट अगर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो, या फिर जो हमारे फैक्ट्री में स्टॉक है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड करेंगे और आगे जाके हमें ज़्यादा लॉसेस दिखाई दिया तो, इसलिए हमें कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसर्न, ये जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली चलते जाता रहता है। इसके ऑपरेशन जो है रुकता नहीं है। अगर ओनर की डेथ हो जाए, ओनर इंसेन हो जाए, ओनर कंपनी छोड़ के चले जाए, फिर भी बिजनेस कंटिन्यू चलते रहता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज टाटा कंपनी। जिन्होंने शुरुआत की वो अब इस दुनिया में नहीं रहे बट उनकी नेक्स्ट जनरेशन इसे संभाल रही है। उनके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी और वो भी इसी तरीके से बिजनेस को कंटिन्यूअसली लेकर जाएंगे। तो ये जो गोइंग कंसेप्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस को, जो इस वैल्यूएशन में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमें जो भी एसेट्स के वैल्यूएशन है, लाइबिलिटीज डेप्रिसिएशन जो है ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, फिर ट्रीटमेंट जो है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज का, ये सारे जो है कंसेप्ट गोइंग कंसर्न को या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। उसी तरीके से आपके अकाउंटिंग सिस्टम्स को आपको प्रैक्टिस को मेंटेन करना है। एग्जाम्पल है, एसेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन द शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर्ड। मतलब आज हमने एसेट परचेज किया 3 लाख रुपए का, मार्केट वैल्यू उसका नीचे से गिर गया, अब 3 लाख का प्रोडक्ट आपको 2 लाख में अवेलेबल है, या फिर कोई मार्केट में डिस्काउंट की भारंभार बारिश हो गई, तो आपको वो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही मेंटेन करनी है बिकॉज आपने उतना खर्चा किया है, ना कि जो शॉर्ट पीरियड में आपको मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुआ है वो। ठीक है। देन रियलाइजेशन, जो भी इनकम रिकॉर्ड होता है जब वो रियलाइज होगा तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। या तो वो रिसीव किया गया है या तो वो अर्न किया गया है। तो रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड। ठीक है। जब सेल हुआ है तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, या कोई हमने सर्विस दी है तब वो रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज पैसे आना है एक्रूड बेसिस पे। तो sales revenues are considered as recognized when sales are affecting during the accounting period irrespective of the fact whether the cash is received or not. For example, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक दिन पहले किसी कंपनी को 10,000 करोड़ का बिजनेस करके दिया और उनमें से हमको 50% का जो पार्टनरशिप है वो मिलने वाला है।
तो 10,000 में से 5,000 करोड़ हमारे, बट वो हमारे अकाउंट्स में आए नहीं, बट वो हमें एक्रू हुए हैं, वो मिले नहीं है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे हमने काम किया है, तो वो हमारे अकाउंटिंग में दर्शाएगा। कब दर्शाएगा? जब वो हमें रियलाइज होगा, जब हमें वो दिखेगा हमारे अकाउंट्स में। ठीक है, एग्जांपल्स है, अ कंपनी गेट्स एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ रुपीज 1 लाख इन May 2017, गुड्स ऑफ ओनली 60,000 आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड इन June 17, कैश इज रिसीव्ड फॉर 60,000 इन September 2017, so as per the principle of realization sale is to be recorded in June 17। तो कभी रिकॉर्ड हो रहा है? जून 17। क्यों? देखो, कंपनी ने ऑर्डर लिया सेल ऑफ गुड्स 1 लाख मई में, और गुड्स जो है उनका जो सोल्ड हुआ है 60,000 और डिलीवर हुआ है जून 2017 में। ठीक है, अब गुड्स सोल्ड हुआ है और डिलीवर हुआ है 2017 के जून में, कैश हमको मिल रहा है सितंबर में। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट अगर जून का पूरा महीना कंसिडर या स्किप करोगे तो 3 महीने बाद हमें कैश मिला है। लेकिन गुड्स डिलीवर हुए, सेल हो गए कभी? 2017 जून में। तो वो रिकॉर्ड कब होगा? 2017 के जून में रिकॉर्ड होगा। पैसे आए नहीं आए, हमारा ट्रांजैक्शन हो गया है। ठीक है, ये याद रखना है। Then accrual, income is recorded when it accrues or earned, and expenses are recorded when they accrue or become payable. So all expenses and revenues related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact of the revenues are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not। समझो, अगर आपने किसी भी जगह पर 1 महीने की सर्विस ली, पोस्ट पेड का जो कंसेप्ट है वो, आपने सर्विस ली, इसका मतलब आपको वो पैसे देने बनते हैं। अगर आप किसी भी ठेले में जाके जूस पीते हो, किसी भी जगह में जाके आप वड़ा पाव खाते हो, किसी भी होटल में जाके आप खाना खाते हो, आपने उस चीज को एक्रू कर दिया है कि भैया अब हम आपको पैसे देने के लिए क्या बोलते हैं, लायबल है। सो यू आर पेएबल। ठीक है, सो आप उसको क्या करोगे? हाथ वाथ धोगे और बिल मंगाओगे, देन पैसे दोगे। कोई भी जगह में आपको ये नहीं बोलेंगे कि पहले पैसे दो फिर हम सर्विस देंगे। पहले वो सर्विस देते हैं ताकि वो एक्रू हो सर्विस, अर्न करे वो सर्विसेज को, आपको सर्विस प्रोवाइड करके, एंड देन उसके बाद वो पैसे लेते हैं। तो रेवेन्यूज जो भी आ रहा है या जो भी एक्सपेंसेस है वो हम लोग एक्रूअल बेसिस में मेंशन करते हैं या मेंटेन करते हैं, भले कैश आए या ना आए, या एक्सपेंसेस हमने पे किया है या नहीं किया है। एग्जाम्पल दिया है, a company invested rupees 1 lakh with a bank for 1 year on 1st October 2015. Bank has to pay interest at 10% per annum on its maturity, that is 30th September 2016। ठीक है, सो कंपनी ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया फॉर 1 ईयर 1 अक्टूबर 2015 को। बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट एट 10%, मतलब वो एक्रू हो गया है। अब वो कब मिलेगा? मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा, 30th September 2016। Then the next concept is dual concept or dual aspect। According to the concept, every transaction or event has two aspects। क्यों two aspects? Because वहां पे parties भी तो दो होती है, right? जैसे कि
हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट बन रिलेटेड पार्टीज को दे। अब फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस जो है वो डिस्क्लोज करना वेरी हॉनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट। इन फ्यूचर जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं वो अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके बिजनेस का जो कंटिन्यूएशन है, उनके जो भी रिलेशंस है वो अगर बरकरार रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने के लिए वो रेफर करना चाहते हैं, या फिर एक ट्रांसपेरेंसी होती है ना, वो आपकी दिखाई देती है, इसलिए भी आपको डिस्क्लोज करना है। और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि जो आपका बैलेंस शीट है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो तो वो अनऑडिटेड है। लेकिन अनऑडिटेड को हम फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं बताते, बिकॉज ऑडिट करके ही हमें वो पब्लिक तक लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी क्रॉस चेकिंग होती है, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। सो ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड शुड बी रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो ये रिलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल यानी भरोसेमंद होना चाहिए, और कंपेरेबल होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। सो नॉट रिलेवेंट टू द यूजर्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियलिटी मतलब जो हमें ज़रूरत है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जिसका असर होगा हमारे इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, हमारे ओनर्स या गवर्नमेंट, तभी जाके वो मटेरियलिटी को एक्सप्लेन करें। तो ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली एक एक्सेप्शंस पे चलता है, कि जो द टर्म मटेरियलिटी है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। क्यों सब्जेक्टिव इन नेचर है? जब जरूरत पड़ेगी तब उसको बताओ। अगर उस कंसेप्ट या उस ट्रांजैक्शन या उस पर्टिकुलर सिचुएशन जो है किसी को अगर वो असर नहीं करता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसका जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग डिसीजन, वहां पे कौन कौन लोगों की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ सीईओज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन ले सकते हैं, तभी जाके वो मटेरियलिटी इन लोगों के बीच में डिस्क्लोज करे। एम्प्लॉयज को बताना है नहीं बताना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बताना है नहीं बताना है, ये सारी चीजें जो है मटेरियलिटी पे डिपेंड करती है। सो एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन मे बी इमटेरियल टू अनदर पर्सन। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा सिचुएशन एक के लिए मटेरियल है तो दूसरे के लिए इमटेरियल है। जैसे कि कोई भी टैक्स में अगर चेंजेस होते हैं, एंड दैट टैक्स स्पेशली जीएसटी, एंड उस जीएसटी में भी होटल इंडस्ट्री में टैक्स रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो भी एक्स वाई जेड नंबर ऑफ टैक्स है, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं 18% टैक्स है, अब वो रिड्यूस होके 7% पे आया है। तो इसमें फायदा किसका हुआ? कस्टमर्स का। क्यों? अब कॉस्ट रिड्यूस हो गए। लेकिन कोई ऐसा पर्सन या ऐसी फैमिली या ऐसा इंसान जिसको टाइम ही नहीं है बाहर जाके खाने के लिए, उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन मैटर करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाके खाता नहीं है, तो उसके एक्सपेंसेस कम नहीं होंगे। वो घर से अपना टिफिन लेकर जाता है, या घर पे ही खाना बना के, या खाना उसको घर पे ही प्रोवाइड किया जाता है। सो एक के लिए जो मटेरियल है दूसरे के लिए इमटेरियल होगा। मैचिंग कंसेप्ट, ये to this concept, revenues during
दिखाया जाता है। जो भी एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं यहाँ पे during the period are not considered, but only the expenses related to the accounting period are considered. तो कोई भी कंसिडर नहीं किया जाता। अगर इस साल का अकाउंटिंग पीरियड है तो इस साल के अकाउंटिंग पीरियड में वो अकाउंटिंग एक्सपेंसेस कंसिडर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर पिछले साल किया गया है तो वो नहीं होगा, या फिर नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग स्टेटमेंट में जो हमने पोस्ट डेटेड चेक दिया है अगर वो तभी रियलाइज होगा तो वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट बहुत सारे एडजस्टमेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि को बहुत सारे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्रूअल या अनअर्न्ड रेवेन्यूज होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं। ऑल्सो जो प्रोविजंस हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, बैड डेट्स हम लेते हैं, वो रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड होता है। सो डेप्रिसिएशन उस साल का उतना ही डिडक्ट होगा, 10 साल का एक साथ नहीं होगा। सो ये जो मैच द रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बोला गया है, इसका मतलब है वो हमें मैच करना है। किसके साथ मैच करना है? एक्सपेंसेस इनकर्ड जो किया है उसके साथ मैच करना है, और वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और ये कब करना है? बिफोर शेयरिंग एनी प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस शेयर करने से पहले ही वो हमें मैच करना है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कोई भी एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक प्रिपेयर करना है लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दैट यू फाइंड इन योर हाउस। तो आपके घर में क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, वो आपको फाइंड आउट करके उसकी लिस्ट बनानी है। तो इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एसेट्स आर थिंग्स वी ओन। तो क्या एसेट्स है हमारे, क्या लाइबिलिटीज है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें लिस्ट बना के, उसकी फोटो अगर आप पोस्ट करते हो तो फोटो पोस्ट कीजिए, अगर उसको टेबल या सीरियल वाइज आप बना के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो तो कर दीजिए। इससे पता चलेगा कि हम प्रैक्टिकली कितना एक्टिव है। सिर्फ अकाउंटिंग कंसेप्ट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं, हमारे घर के लिए भी वो इस्तेमाल होनी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है आई नो, लेकिन वीडियो अगर फिर भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, और रेगुलरली वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना। बाय, टेक केयर।